देखिए, वैसे मैंने ग्रुप पे भेजा है चैप्टर शायद, और नहीं तो सुनिए हुए एसएसटी ही तो है। चैप्टर 4 है हिस्ट्री का, ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। मैंने आप लोग को समझा भी दिया था थोड़ा बहुत इसमें। झूम कल्टीवेशन क्या होता है आपको भी पता ही होगा कि जंगलों में आदिवासी क्या करते थे, कुछ इलाके को, जंगलों को या पेड़ पौधों को काट देते थे, उस जगह को फिर वहां बर्न करके स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी करते हैं, उस जगह को जला करके साफ कर देते थे। जो राख होती है ना जलने के बाद, उससे कोई चीज फर्टाइल ज्यादा होती है, वो भी एक तरह का पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर दोनों का काम करता है। राख से क्या होता है, कीड़े नहीं लगते, और दूसरा क्या होता है, मिट्टी को बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो एक शब्द झूम कृषि इसी तरह था। आदिवासी लोग आजादी से पहले ही अधिकतर झूम कल्टीवेशन ही करते थे, इंग्लिश में भी झूम ही करते हैं। और अगर आप जानना चाहें तो इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं एग्जैक्ट। जो फैलो लैंड क्या था सर, था बताओ क्या सर? फैलो, अरे हिंदी बताओ। नहीं नहीं, हिंदी क्यों, तुमको पढ़ाया था ना फैलो। फैलो वाला नहीं सर, वही बताया था। मुंह बंद कर लिए, दोबारा बोल मत। हिंदी तो बताओ। हिंदी मुझे भी नहीं पता। फैलो क्या होता है, FALLOW। तो बता भाई, आधा घंटे इनको क्लास दिया, फैलो भी पढ़ाया और इनको ये नहीं पता। गुड। तो बेटे इंग्लिश में, ये जब इंग्लिश का PDF खोला, इंग्लिश में नहीं बताया मैंने आप लोगों को। फैलो को मुझे भी नहीं पता हिंदी क्या होता है। आप एनसीईआरटी बुक लाए हैं आज, स्कूल से मिली होगी बुक आप लोगों को, तुम्हें भी घर भेजू। देखिए, ऐसे लैंड जो लेफ्ट कर दिए जाते थे, परती जमीन, बिल्कुल सही, जो छोड़ दिया जाता था, होता क्या था मैंने बताया ना, फैलो लैंड में क्या होता था कि जैसे एक जगह मान लो कि अभी जो भी आदिवासी ट्राइबल ग्रुप था, जंगल के इस इलाके को मान लो कि कुछ सैकड़ों एकड़ के जमीन को काट के पेड़ों को जला दिया, वहां खेती की। अब उसके बाद 1-2 साल में क्या होता था ना, उसकी फर्टिलिटी या उर्वरता कम होने लगती थी, तो उस जगह को छोड़ के कुछ आगे बढ़ के, झूम कल्टीवेशन के अंदर व्हाट इज द टर्म ऑफ फैलो लैंड है बेटे, मेरे पास आओ ना, एक सेकंड। देखिए, तो फैलोलैंड समझ गए। उसके बाद क्या होगा कि उस जगह को छोड़ के फिर आगे बढ़ेंगे, जब वो क्या कहते हैं, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, तो इस तरह से फिर वो क्या करते थे, एक सीरीज बन जाता था। और जब 3 या 4 साल के बाद घूम करके उसी लैंड पे दोबारा आते थे, तब तक हाँ फर्टिलाइज हो जाता था, मतलब उसमें फर्टिलिटी लौट आती थी। क्योंकि आपको पता है जब किसी खेत की उर्वरता खत्म हो जाती है तो हम लोग परती छोड़ देते हैं 2-3 सालों के लिए। आज के डेट में हम लोग इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं, है ना। सर एक बात बताओ, बोलते जाइए। इसमें और फैलोलैंड में क्या फर्क है? परती परती छोड़, ये फैलो इज द क्या कहते हैं, उसी के अंदर आएगा ना। झूम खेती जब की जाती थी तो किस टाइप का लैंड बन जाता था, फैलो लैंड बन जाता था, परती जमीनें छोड़। तो मैं उसमें से क्या बोलूं, साल ट्री, आपको पता है मैंने बताया था, डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पूरे इंडिया में मोस्टली जितना भी जो जंगल पाया जाता है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही पाया जाता है। यहाँ पे आपने सागवान का नाम सुना होगा, जो फर्नीचर बनता है सागवान की लकड़ी का। हाँ जी, अरे खोल भाई, खोल तो भाई खोल। हाँ जी, किस क्लास का जी, शुभम, वो चला गया, चला गया जी। हाँ
ध्यान दें, आगे चलते हैं। और ये झूम कल्टीवेशन के साथ साथ वो हंटर्स और गैदरर भी थे कि अगर जंगल में कोई शिकार मिल गया तो उसको शिकार करके भी कुछ एनिमल्स को वो अपना पेट पालते थे। और गैदरर इस तरह से, जैसे कि आप अगर देखोगे तो यहाँ देखिए, ये लिप्स दिख रहा है आप लोग को, लिप्स देखिए, ये जो लेडीज लेके जा रही है इसी को ना तेंदू लिप्स कहते हैं, तेंदू का पत्ता। वो जो बीड़ी बनती है ना, जो लोग वो बीड़ी स्मोकिंग करते हैं तो इसी के पत्तों में होता है, ठीक है। इसकी खासियत ये होती है, और जैसे ये जो पहले ना आपने देखा होगा दुकानों पे पत्तल भी बनता है, जो प्लेट बनती है पत्ते की, वो इसी के पत्ते की बनती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जंगलों में जा करके, मोस्टली छत्तीसगढ़ के जंगलों में है ना, ये पत्ते मिलते हैं, वहां से इस पेड़ से वो पत्ते इकट्ठा कर लेते हैं और इन पत्तों को फिर मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में बेचेंगे तो व्यापारी खरीद लेंगे, थोड़ी जो भी क्या कहते हैं वीकली जो भी मार्केट होता है, और वहां से फिर इनको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं। देखिएगा, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन है, उसको मध्य प्रदेश में बेवार, BEWAR, बेवार के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, ठीक, देखिए ये छोटा बच्चा बड़े बच्चे को लेने आया है। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसा कि मैंने आप लोग को उस दिन बताया था, अंग्रेजों ने क्या नियम बना रखा था भाई, कुछ इसमें कोई दया तो नहीं, ना तो खर्चा बैठ जाएगा मास्टर का। देखिए बेटे, कोई दया ना हो इसमें। चलो, दया से गेट बचा, आगे चले। अंग्रेजों ने यह नियम बनाया कि जंगल के किसी भी जमीन को, या जो भी फैलो लैंड है, परती जमीन कोई भी पड़ी हुई है, खाली जमीन जिसपे कोई खेती नहीं हो रही है, अगर कोई भी आदमी जा करके उसको जोत करके तैयार कर ले और खेती करना स्टार्ट कर दे, तो वो जमीन उस आदमी के नाम हो जाएगी। कहीं भी जमीन आप जाके कब्जा कर सकते हैं। आजादी के बाद भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो जंगल के इलाके थे या पहाड़ी के इलाके थे, राजस्थान का मैं बात बताऊं आपको, जिसके भी बटे हुए ये सब ऐसे ही आई हुए हैं। नहीं, यहाँ के लैंड ये तो जैसे प्लेन इलाके का है ना, तो ये तो हम जो बात कर रहे हैं केवल फॉरेस्ट के ऊपर बात हो रही है, फॉरेस्ट वाले इलाके की, क्योंकि वहां पे आप जंगल की जमीन को साफ करके खेत तैयार करने में मेहनत भी तो है ना, ऐसे थोड़ी कि लैंड पे सीधे जाके खेती कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अधिकतर लोग, जो लोग किसान थे, छोटे किसान थे, मजदूर वर्ग था, वो सारे के सारे जंगलों के साइड में आने लगे, उनको ही डिकूज कहा गया। डिकूज ये तो दादा परदादा के समय से ही है। जैसे मान लीजिए, या तो पहले कोई लैंडलॉर्ड होता था, ठीक है, अब लैंडलॉर्ड जैसे मान लीजिए 200 किले का कोई लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, तो उसमें वो खेती तो करता नहीं था, वो पट्टे पे दे देता था, बात समझ रहे हैं ना, मतलब रेंट के ऊपर। अब जिसने थोड़े बहुत दिए, आगे जाके क्या हुआ, जब जमींदारी खत्म हो गई, लैंडलॉर्डशिप जब खत्म हो गई आजादी के बाद, तो उनके ही खेतों को बांट दिया गया, ठीक है, कुछ कुछ सरकार ने उनके नाम कर दिया गया। या तो ये शुरू से ही आपके नाम थी, और नहीं तो बाद में सरकार ने आपको ये लैंड के नियम बना करके दिए, तोहफे में नहीं बेटे। जैसे मान लीजिए कि आप, कोई जमींदार था 200 किले का, उसके अंदर में आप समझ लीजिए कि 200-300 क्या कहते किसान का परिवार था, मैंने कि कोई 2 बीघे पे काम कर रहा था, कोई 20 बीघे पे काम कर रहा था, इस तरह से, ठीक है।
तो सरकार ने उसी हिसाब से उनके पट्टे के हिसाब से जितना उनको रेंट पे जमीन मिली हुई थी उसी के हिसाब से उनको जमीन आगे दे दी। तो यहां पर भी यही प्रॉब्लम था। और आजादी से पहले आदिवासियों के द्वारा, आजादी से पहले जो भी आदिवासियों ने, ट्राइबल्स लोगों ने जो भी आंदोलन या मूवमेंट किया वो इसी के कारण किया, क्योंकि जंगल वाले इलाके में उनका था, उनका पेट पलता था, उसी से रोजी रोटी चलती थी। वहां पे बाहरी लोग, आउटसाइडर भी जिनको कहा गया, बाहरी लोग आकर के बसने लगे और ज्यादा से ज्यादा जंगलों को साफ करके वो खेत बना करके रहने लगे। अब दिक्कत ये हुई कि इसमें भी जो फैलो लैंड था, फैलो, अब इसमें क्या था, फैलो वो थी जमीन था जो परती जमीन थी। अब ये आउटसाइडर आते थे, ये स्लैश एंड बर्न फार्मिंग में क्या होता था, 1-2 साल खेती करके वो आगे बढ़ गए, वो जमीन तो परती रह गई ना, तो आउटसाइडर जी नहीं, ये जैसे प्लेन जो इलाका है ना, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नहीं फिट नहीं बैठता, क्योंकि प्लेन इलाका तो शुरू से ही ऐसा है, ठीक है। लेकिन आज से हो सकता है 300 साल पहले यहाँ पर बहुत सारे जंगल रहे हो, जैसे आपको ये बावाना साइड में मिलता है, दिखता है। इसको साफ करके, काट करके, जमीन तैयार करके तब खेती करनी स्टार्ट की। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा लैंड नहीं रहा होगा। मतलब जो कह रही है 2 साल खेती करके जी 2 साल जी तो हम लगातार कर रहे हैं नहीं, अभी जैसे क्या है ना कि ये उनका ट्रेडिशन है आदिवासी लोगों का। जंगल की जो जमीन होती है ना, कोई भी फॉरेस्ट का जो लैंड होता है, उसकी मिट्टी, वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बच्चों को तो पढ़ा भी रखा है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई फॉरेस्ट लैंड पे, 9th क्लास याद है आप लोगों को? फॉरेस्ट लैंड जो होगा, और ये 7th क्लास ही बताएंगे, इनको पढ़ाया था मैंने, बोलो। नो 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 नो, लेटेराइट बोला था ना मैंने। जो जैसे जहां पे आप असम को देखते हो, टी के जितने भी फार्म्स है वहां असम में, वो लेटेराइट सॉइल है, क्योंकि वहां बहुत घने जंगल थे, उनको काट करके ये चाय के बागान बनाएंगे। तो लेटेराइट सॉइल में दिक्कत ये होती है कि वो फर्टाइल नहीं होती, वहां पे किसी तरह की खेती आप नहीं कर सकते। तो उसको दोबारा फर्टाइल होने के लिए, क्योंकि उस जमाने में इतना खाद और पेस्टिसाइड तो उपलब्ध था नहीं, तो छोड़ के आगे बढ़ जाते थे। अब ये जो आउटसाइडर आते थे वो क्या कर रहे थे कि जो जमीन खाली छोड़ करके वो आगे बढ़ गए, उस पर कब्जा करने लगे। इससे क्या हुआ कि वो जो जितने भी हमारे ट्राइबल्स लोग थे वो जंगल के अंदर ही रह गए, उनको आने का मौका ही नहीं मिला, और इसी की लड़ाई लड़ रहे थे। आउटसाइडर जो आते थे ये उन्हीं के द्वारा तैयार, मेहनत से तैयार किए गए खेत पे अब ये काम करने लगे, और वो बेचारे जंगल में ही रह गए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स? औपनिवेशिक सरकार जो हुई ब्रिटिश रूल की, उसने ट्राइबल्स लोगों के जीवन को किस तरह से इफेक्ट किया, ठीक है, मतलब आदिवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित किया। सबसे पहली बात तो ये, व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल्स चीफ, जो कबीले थे, आदिवासियों के कबीले थे, रिपेयर, दीदी बैठिए ना, सब बताइए, आखिर उनके कबीलों के जो सरदार थे, आवाज नहीं, उनका क्या हुआ, उनके क्या, उनकी जो सरदारी थी या जो चीफमैनशिप थी वो बनी रही या खत्म हो गई? बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मेनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल, दे एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। एक कबीला जो होता था आदिवासी का, उसका हेड, उसका सरदार होता था। उस कबीले की जहां तक भी जमीन होती थी उसका एक छत्र मालिक होता था, जो चाहे नियम कानून बनाए। का मतलब 1 किला, हाँ नहीं, 5 बीघे 1 किले के बराबर, और 1 बीघा बेटे 20 टुकड़ों में बटा होता है, जिसको कि 1 कट्ठा कहते हैं यूपी बिहार में, और उसी पे 3 कठिया सिस्टम मैंने नील इंडिगो में बताया था, ठीक है, इस तरह होता है। 1 किला 5 बीघे में और 1 बीघा 20 टुकड़ों में बटा होता है, एक टुकड़ों को 1 टुकड़े 1 कट्ठा होता है, और 1 कट्ठा मैं आपको बता दूं कितने के करीब होगा, अप्रॉक्स 2100 गज होता है, 2100 गज से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा अप डाउन चलता है, जैसे हरियाणा का थोड़ा बड़ा होगा, दिल्ली का छोटा या दिल्ली का बड़ा होगा, इस हिसाब से चलता है, अलग अलग मेजरमेंट थोड़ी अलग, छोटे ना, 1 किले में 5 बीघे अंदर आते हैं ना उसके।
चलिए अब देखिए, जितने भी सरदार थे या चीफ थे ट्राइबल ग्रुप के, वो अपने कबीले के मालिक होते थे। बीच में आवाज मत निकालेगा, नहीं तो मुंह तोड़ के वहां दीवार पे लगा देंगे। ठीक है, तो इधर देखिए, उधर मत देखिए। ठीक है, ट्राइबल का जो हेड होता था, चीफ जो होता था, वो उस पूरे के पूरे कबीले पे उसका राज होता था। जितने भी, अब डिपेंड हो सकता है बेटे, एक जंगल का एक बहुत बड़ा इलाका, 200-300 गांव या 10 या 20 गांव भी हो सकते थे। ठीक है, जंगल के पे, मोस्टली फॉरेस्ट पे। अब उस कबीले के सरदार का राज चलता था। जितने भी लोग उस कबीले में रहेंगे या उस क्षेत्र में रहेंगे, उस एरिया में, सब लोग उस चीफ को टैक्स देंगे। ओके, उसके द्वारा बनाए गए नियम कानून के हिसाब से चलेंगे। लेकिन जब अंग्रेज आए और जंगल का कानून बना, तो उसके बाद सभी लोग एक जैसे हो गए, चीफमैनशिप खत्म हो गई। अब जंगल के लोगों को, जो भी रहते हैं, उनको टैक्स सरकार को देना था, अपने सरदार को नहीं। और इस तरह से जी, ये मैंने चैप्टर अभी साइंस में कराया भी था आप लोग को। उसमें क्या होता है ना कि जो भी फॉरेस्ट लैंड है जितना भी इंडिया में, या तो नेशनल सेंचुरी है और नहीं तो वाइल्ड लाइफ रिजर्व हो गया है। तो नेशनल सेंचुरी में तो देखिए आप रह ही नहीं सकते, उसके आसपास भी कोई भी ट्राइबल नहीं रह सकता जी। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो बाहरी इलाका होता है ना, वहां पे रह करके बिना पेड़ पौधों को काटे थोड़ा बहुत आप काम कर सकते हो, जंगल से कुछ चीज भी ले सकते हो। वाइल्ड लाइफ, हाँ, वहां की सरकार ने उनको अलाउ कर रखा है। ठीक है ना, क्योंकि जी मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरी जो होती है, वहां पर बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है, रोक होती है, आप जा ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 3 उसके कोर होते हैं। एक तो सेंटर में जो सबसे बीच का जंगल होगा, वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, केवल जो जानवर जानवर रहेगा, आदमी जगह जाना ही मुश्किल है, कोई नहीं जा सकता। क्योंकि एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए आप जाएंगे, रहेंगे, हो सकता है जानवर का शिकार कर लें, कीमती पेड़ पौधों को खत्म करें, जंगल खत्म हो जाए, अलाउ ही नहीं है ना। तो वो तो बहुत दिन से बंद है। शिकार अगर आप कर लिए किसी जानवर का तो समझिए गए। हाँ, लेकिन सलमान खान जितना पैसा है तो घूमिए बुगाटी में, तब थोड़ी जाएंगे। वही बात है। अब उसके बाद ये देखिएगा, जंगल का कोर्स, हाँ हो सकता है। उसके बाद आगे जो है कोर सेक्टर के बाहर वाला इलाका है, वहां पर आप जो टूरिस्ट हैं वो जा सकते हैं, जो जंगल सफारी होती है उसके लिए जा सकते हैं। और सबसे बाहरी वाले इलाके में लोग गांव बना के भी रहते हैं, अगर जगह साफ है तो खेती भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, पेड़ काटना नहीं जो है उसी में। और जो भी जंगल से बिना पेड़ पौधे काटे जानवरों को मारे, जितना भी हो सकता है ले सकते हैं, इस तरह है। लेकिन जंगल में इस तरह नहीं रह सकते। नहीं, आप किसी भी जानवर को नहीं मार सकते, बिल्कुल आपको सजा हो जाएगी। नहीं बेटे, कीड़े का सांप का तो क्या है, मतलब वो तो मारी खा ही सकते हैं, टेस्टी भी होता है। मेरे भैया बताते नहीं है, कच्चा से पक्का हर चीज का स्वाद। कल ये खरगोश मार के खा रहे थे पका के, तोरी का स्वाद अच्छा होता है, लौकी का अच्छा होता है। तो होता है ना, वो खरगोश मारता है तो उसके लिए नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा, इंडिया में वो 2-3 बार आया है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ के जंगलों में कुछ चीज मार नहीं पाया। यहाँ पे है ना, वही मोदी जी को भी लेके आया, तो वही क्या कहते हैं, चाय बना ली, अपना वो थर्मस से निकाल के पिला दिया। हाँ, यहाँ पे नियम नियम है। जैसे अब अमेरिका में चले जाओ तो वहां पे कुछ जानवरों का शिकार कर सकते हैं, ठीक है ना। अफ्रीका में जाएं या अमेरिका में जाएं तो जानवरों का शिकार मतलब कि अलाउड है, मतलब कि लीगल है। इंडिया में तो बिल्कुल लीगल नहीं है, और वैसे भी इंडिया में तो ऐसे ही जंगल बहुत कम हो गए हैं। तो जो ट्राइबल के चीफ लोग थे, हेड थे, उनका क्या हुआ आपको पता ही है। उनकी सारी की सारी जो ऑनरशिप थी खत्म हो गई। अब गवर्नमेंट हर तरह से अथॉरिटी सरकार के पास, अधिकार सरकार के पास हो गया। सरकार जैसा चाहती थी अपना नियम कानून बनाती थी, और उसी नियम कानून में सबको फॉलो करना पड़ता था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर, मतलब जो झूम खेती करते थे, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग करते थे, उनका क्या हुआ। देखिए,
देखिए अब अंग्रेजों को जमीन से अगर किसी भी लैंड पे खेती हो रही है तो फायदा क्या था कि रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स मिलेगा। अब स्लैश एंड बर्न फार्मिंग में, झूम कल्टीवेशन में प्रॉब्लम ये थी कि भाई मान लो ट्राइबल ग्रुप आज यहाँ है, एक साल बाद यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर जंगल में चला जाएगा, तो अब सरकार उनके पीछे पीछे कहाँ कहाँ टैक्स वसूलते चलेगी। तो सरकार ने सोचा कि झूम कल्टीवेटर सबको क्या कहते हैं डिसमेंटल किया जाए, हतोत्साहित किया जाए। सबसे अच्छा वो मानते थे कि जो परमानेंट एक जगह पे रह के खेती करते हैं वो ज्यादा अच्छा है। आप यहाँ पर हो, आपके दादा परदादा जी लोग सब लोग हैं, उनके जमीन पे नाम पे जमीन होगी तो टैक्स यहाँ से वसूलना सरकार को सहूलियत होगी। लेकिन कोई आदमी शिफ्ट होता रहेगा तो उससे मुश्किल होती थी। तो जहां पर भी खेती का चांस था, खेती अच्छी हो सकती थी, तो वहां इंकरेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया आउटसाइडर लोगों को, दिकुज लोगों को, जो बताया मैंने, ट्राइबल्स लोगों को बता रहे हैं। तो मतलब ये किया गया कि वो आकर के खेती करें, उनके नाम पे जमीन कर दी गई। मैंने आपको बताया था कि आउटसाइडर लोगों को सरकार ने कानून बना के अलाउ किया कि अगर आप यहाँ आते हो, इस जमीन को खेती के लायक बनाते हो, यहीं पर बस जाते हो, तो जमीन आपकी हो जाएगी, ठीक है। और जो भी आदिवासी लोग थे वो जंगलों में ही अपना किसी तरह गुजारा करते थे। अगर पेट नहीं पले तो क्या करेंगे, इन्हीं के खेतों पे मजदूरी का काम फिर करना पड़ता था। जिस खेत को उन्होंने तैयार किया था उसी खेत पर अब वो मजदूरी करने के लिए विवश थे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जो तो बेटे सरकार ही गलत थी ना, अंग्रेज सरकार ही गलत थी। देखिएगा, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहां पे, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां फार्मर्स लोग नहीं थे, वहां पे अधिकतर ट्राइबल लोग ही थे, अभी भी ट्राइबल लोग ही मोस्टली। तो वहां पर उन्होंने उस चीज को रोका नहीं, उसी चीज को फॉलो करने दिया। लेकिन वहां पर अंग्रेजों ने ये देखा कि सबसे अधिक फायदेमंद यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आपको जैसा कि पता ही कि जो टी के जितने भी फार्म थे या जो चाय के बागान थे वो बनाए गए, और उसके सारे मालिक कौन होते थे, अंग्रेज होते थे। और जितने भी ट्राइबल्स लोग थे वही चाय के बागानों में काम भी करते थे। और याद रखिएगा, चाय के बागानों पे काम करने का मैं आपको एक चीज बता दूं, चाय के बागानों में काम करने का मतलब यह था कि अगर आप एक बार फार्म में या बागान में काम करने के लिए मान जाओ, तो जब तक उसका मालिक नहीं कहेगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट या ठप्पा लगवा लेता था, आप उस बागान के बाहर भी नहीं जा सकते थे। समझ रहे जी, वो खाने को दे रहे हैं आपको, बस ऐसे ही रहना है, गुलाम हो गया बिल्कुल। इस तरह से होता था सिस्टम। हम तो सोचे मेरे पास आ रहा है, हम तो रोक भी दिए थे। हाँ बोलिए। पॉलीड्रॉन, इसी चैप्टर में था, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स में याद नहीं आ रहा मुझे, देखेंगे। एनसीईआरटी में नहीं था। कोई बात नहीं बेटे, जहां भी हो मेरे कोई बता देंगे, कोई बात। तो एनसीईआरटी में था, किस में था, ये एग्जाम्पलर में था, ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। सो आगे चले।
रुके, कौन सा बेटे, तो इसका और इसका रेशियो निकाल दो, पता चल जाएगा। और रेशियो कौन सा, ये 4:1 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो रवि इनकम टू हिज सेविंग। तो बेटे मेरी बात सुनो, इतना कमाया और इतना खर्च किया, तो रवि इनकम कितनी हुई उसकी वो आप निकालेंगे, और सेविंग कितनी की, ये इनकम हो गया ना पूरा ये, ठीक है। और सेविंग से इसका दोनों का रेशियो निकाल, इस तरह से निकालो बेटे। ये तो हो गया इनकम अर्न जो किया है, ठीक है। और उसके सेविंग से उसका रेशियो निकाल देंगे, इसका माइनस करेंगे तो सेविंग पता चल जाएगा ना। चलिए बेटा देखिए, हाँ बेटे मेरा है। अब देखिए, जो अंग्रेजों ने जंगल का कानून बनाया उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। The life of tribal group, as you have been seen, was directly connected to the forest. So changes in forest laws had a considerable effect on tribal lives. The British extended their control over all forests and declared that forests were state property. जंगल सरकार की मतलब कि क्या कहते हैं, विरासत हो गई या जो प्रॉपर्टी हो गई, फॉरेस्ट को सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी बना लिया कानून बना करके। Some forests were classified as reserved forest for they produce timber which the British wanted. कुछ जंगलों को रिजर्व कर दिया गया जो कीमती लकड़ी वाले थे, अच्छे लकड़ी वाले। उन जंगलों को क्या किया है कि सरकार काटती थी अपने हिसाब से, या जो भी उनके कॉन्ट्रैक्टर होते थे उनके हिसाब उनको दे देते, ठेका दे देते। हाँ, साल या सागवान जो कहते हैं, हाँ सागवान और साल एक ही चीज है। और उसके बाद क्या होता था कि वो लकड़ी केवल ब्रिटेन को एक्सपोर्ट की जाती थी वहां पर अपने जरूरत के लिए, जो रिजर्व किया था। और जो रिजर्व नहीं थे उनका क्या, इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। अब इस तरह के रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी आदमी ना जा नहीं सकता था प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, और ना ही झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकता था। जो सरकार ने कानून बना के रिजर्व कर दिया था, मतलब जब भी इसमें केवल सरकार ही अपना काम करेगी, कोई भी तरह का ट्राइबल ग्रुप या कोई भी आदमी इसमें नहीं जा सकता। ना तो झूम खेती कर सकते थे, ना तो उसमें घूम सकते थे, ना तो फ्रूट कलेक्ट करना था, एनिमल मारना था, कुछ भी नहीं कर सकते थे। However, Jhum cultivated to survive in such a situation, many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. अब भाई झूम खेती जो करते थे, अब ना जानवर का शिकार कर सकते हैं, अब जंगल से फल फूल जो मिल सकता था वो भी नहीं ले सकते, ठीक है, खेती भी नहीं कर सकते, तो जिएंगे कैसे। तो उनको जबरदस्ती खदेड़ करके वहां से भगाया गया कि आप किसी दूसरी जगह जाके कुछ काम करो, मजदूरी करो किसी भी तरह, लेकिन आप यहाँ नहीं रह सकते। बट नहीं, ट्राइबल लोगों को जंगल से बाहर निकाल दिया गया, रिजर्व फॉरेस्ट। बट वंस दैट ब्रिटिश stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? तो सरकार ने एक उपाय निकाला। सरकार ने उन जंगलों को इसलिए रिजर्व किया था, उनको लकड़ी चाहिए थी। अब लकड़ी सरकार तो काटेगी नहीं ना, उसके लिए बहुत ज्यादा लेबर चाहिए। तो सरकार ने कहा कि जो लोग इस पे खेती करते थे उनको काम दे दिया जाए जंगलों को काटने का। अब जंगलों को काटेंगे तो उनको मजदूरी मिल जाएगी, उनका पेट चल जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। रेलवे स्लीपर मतलब समझते हैं ना, वो जो लकड़ियों के वो लगे रहते हैं। आज के जमाने में सीमेंटेड बन गया है अब, लेकिन पहले लकड़ियों के ही लगे रहते थे। ये साल का जो पेड़ है ना, वो लकड़ी जो है 100-100 200 सालों तक सड़ती नहीं थी, कितनी पानी में भरी रहे या कितना भी बारिश पड़ता है, बहुत मजबूत मानी जाती थी। सागवान। साल को एक्चुअली हम लोग अपने तरफ है ना सखुआ कहते हैं,
सागवान थोड़ा डिफरेंट हो गया, बहुत ज्यादा डेलिकेट लकड़ी माना जाता है सागवान, ज्यादा मजबूत नहीं होता, लेकिन जो जी फर्नीचर के लिए होती है। फर्नीचर के लिए आपका सागवान होता है। और साल या जो सखुआ होता है ना, उससे क्या कहते हैं, फर्नीचर टेबल कुर्सी नहीं बनाई जाती, जैसी जो चौखट होती है ना हमारे दरवाजे की लकड़ी की, सबसे बेस्ट मानी जाती है। और साथ ही साथ अगर आप मान लो कोई और भी, जैसे जो कुआं होता था ना पहले, तो कुएं के बीच में जो लकड़ी लगाते थे, मैंने इस तरह के काम। बीच बीच के पास में नहीं होते वैसे। हाँ उसमें जो लकड़ी जी, वो बहुत मजबूत होती है और कभी सड़ती नहीं है, 100 सालों तक उनकी एज होती है, तो क्या करें। अब एक प्रॉब्लम हुआ, अच्छा सत्याग्रह भी है, नहीं नहीं लगता ना उसमें, पानी में भी रहेगा, सड़ता नहीं है वो, ऐसी लकड़ी है। उसके अंदर ही कुछ, जैसे क्या होता है ना, आपने ये अरे वो जो लकड़ी के अंदर से जो गूंद निकलती है उसको क्या कहते हैं, बेर भैया पता नहीं कितनी बार बोले, हम भूल गए ना, याद करके बताएंगे। रेजिन, तेल, रेजिन कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो लकड़ी होती है ना, उस किसमें रेजिन निकलता है, मतलब गूंद जो आती है ना, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक कड़वापन होता है, जिसके अंदर कीड़े नहीं लग सकते। तो कुछ लकड़ी होती है जिसमें अगर गूंद नहीं निकले तो उसमें कीड़े, जैसे बबूल का पेड़, कीड़े नहीं लगते उसमें कभी, क्योंकि और जैसे अब बबूल का है ना, हाँ अब मैं आपको बता रहा हूँ, बबूल का जो पेड़ होता है, आप लोगों ने कभी दातुन समझते हो, दातुन जो करते हैं गांव में, तो बबूल के पेड़, हम लोग बच्चे थे ना जब झारखंड में बाबा की जॉब थी, तो गए कभी घूमने, वहीं से दातुन काट लाए पेड़ से और उससे दातुन करते थे। वो क्या होता है, थोड़ा कड़वा सा लगता है, जैसे नीम का कड़वा लगता है, नीम में कभी कीड़े नहीं लग सकते, तो ये भी कारण है। लेकिन नीम में कभी नहीं लग सकते या फिर 100-200 सालों तक नहीं, नीम में लगेगा ही, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, नीम बिल्कुल पेस्टिसाइड जिसको जेब से देनी पड़े उसको पता है, दे ना, हम तो चोरी करके ला रहे हैं। They disobeyed the new rulers, continued with practices that were declared illegal, and at time rose in open rebellion. Such was the revolt of Songaram Sangma in 1906 in Assam, and the forest satyagraha of the 1930 in the central provinces. 1930 में सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश की बात, और 1906 में 1906 में आसाम में सत्याग्रह भी हुआ इस चीज के खिलाफ। ट्रेड को क्या प्रॉब्लम हुआ ये देखते हैं। ऋतिक जी कुछ आप कमेंट करना चाहेंगे, जो भूपू निकला? ऋतिक जी नहीं करना चाहेंगे। द प्रॉब्लम विद ट्रेड, देखिए तो ये ट्रेड का क्या, इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हुआ? ड्यूरिंग द 19th century, ट्राइबल ग्रुप फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening.
देखिए कोई बात नहीं बेटे, पूरा हम कल करा ही देंगे। ट्रेड का क्या प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पे जंगल का जो भी प्रोडक्ट था उसकी बड़ी डिमांड होने लगी, क्योंकि जंगल तक पहुंचना अब आसान हो गया सरकार के नियम के हिसाब से। जो व्यापारी थे वो जंगल की चीजों को ला सकते थे, बेच सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का भी इंटरेस्ट बढ़ा। झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग, ठीक है, वहां पर क्या बेटा? नहीं नहीं बिल्कुल बेटे, आप नहीं छोड़ेंगे और हम नहीं बताएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? आपको ट्राई करना है, देखते जी जो जो समझ में आ जाए। बट तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ये खत्म ही हो चुका है, ठीक है, थोड़ा बहुत बाकी है, इसको करा देंगे।